नमस्ते बच्चों। आज डीजी स्कूल में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि पिछले कक्षा में जो हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के विषय में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया था, उसमें हम लोगों ने सूती वस्त्र उद्योगों का के विषय में जाना। आज इस कक्षा में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है कि लौह इस्पात उद्योग का भी विस्तारीकरण औपनिवेशिक काल में हुआ। इसकी शुरुआत बड़े ही रोचक तरीके से मैं करना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष। आपने सुना होगा टीपू सुल्तान का नाम। टीपू सुल्तान जो है कि मैसूर के शासक हुआ करते थे कभी, और उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले 1799 ईस्वी के पूर्व तक उन्होंने मैसूर में शासन किया और अंग्रेजों से कई युद्ध किया उसने। टीपू सुल्तान की के विषय में कहावत है कि उसकी तलवारें जो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। उनकी तलवार जो है कि दुश्मन के सीने में जो लोह कवच रहता था उसको भी चीर डालती थी। इन विशेषताओं के कारण इंग्लैंड के प्रमुख संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति के रूप में उनकी तलवारें रखी जाती थी एक समय तक। कुछ समय पहले वो भारत मंगवा लिया गया है। दरअसल इस तलवार की खासियत यह थी, यह इसकी धार इतनी पैनी थी कि हमने जैसे ही पहले बताया कि दुश्मन के लोह कवच को भी ये चीर डालती थी। यह इस तलवार की इस विशेषता के कारण, यह विशेषता थी कार्बन की अधिक मात्रा वाली उर्स नामक स्टील के कारण पैदा हुई थी, और पूरे दक्षिण भारत में इस तरह के स्टील्स बनाए जाते थे। इसकी यह बनावट लोहे से में गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1800 ईस्वी में, एक साल के बाद 1800 ईस्वी में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियां जिसमें वुड्स स्टील का निर्माण किया जाता था, इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी के छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान की जटिलता और उतार चढ़ाव के को नियंत्रित करते हुए प्रगलक जो होते थे, जो भट्टियों को चलाते थे, जो प्रगलक होते थे, वो सीलियां तैयार करते थे इस्पात की, जिनका न केवल भारत में बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में भी तलवारें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स असल में जो है कन्नड़ का उक्कू शब्द, तेलुगु का हुक्कू शब्द और तमिल का उरुक्कू यानी स्टील का बिगड़ा हुआ अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी शब्द ये सब है। क्या क्या बताया हमने? कन्नड़ का उक्कू, तेलुगु का हुक्कू और तमिल का उरुक्कू, ये जो है शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। जो अंग्रेजी में का बिगड़ा हुआ नाम जो है कि ये वुड्स स्टील आया। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक के आविष्कारक जो रहे माइकल फेराडे, ये भी जो है भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं को यहाँ पर रहकर 1818 से 1822 ईस्वी तक रहकर अध्ययन किया। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील का निर्माण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते क्या हुई, उसमें विराम लग गया, लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? उसके विषय में लुप्त हो चुकी थी, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ साथ ही यहाँ की तलवार और हथियार का भी जो है काम समाप्त हो गया। जैसे ही भारत में अंग्रेजों का जीत हुआ, तलवार भी यहाँ के और ये उद्योग भी जो है कि धीरे धीरे समाप्त की ओर हो गया, और भारतीय कारीगरों ने के द्वारा बनाया हुआ लोहा और इस्पात का स्थान कहाँ चला गया? इंग्लैंड में से आए हुए लोहे और इस्पात ने ले लिया। गांव की भट्टियों का क्या हुआ? उतने जो लोग लगे हुए थे उनका क्या हुआ? इस पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी, यानी एक सामान्य प्रक्रिया था। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगलक
कारीगर थे जो लोहे बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। आसपास जो लोहा का भंडार था, अयस्क मिलता था, कच्चा लोहा मिलता था, उनका उपयोग वो लोग करते थे। इसमें लोहे के कारखाने में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर भट्टियां जो है मिट्टियों के बने होते थे और धूप में सूखे हुए ईंटों से बने होते थे। मिट्टियों के बने हुए और धूप में सूखे हुए ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम जो है पुरुष करते थे और जबकि महिलाएं क्या करती थी, धौकनी चलाती थी। वे कोयले को लगातार दहकने के लिए हवा फेंकता है जो धौकनी, उसको चलाती थी, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर जो है खत्म होने लगा था। ज्यादातर गांवों में भट्टियां जो है ठंडी होने लगी थी और लोहे का उत्पादन जो है गिरता जा रहा था। लोहे का डिमांड कम हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक वन कानून जो है कि लगा दिया गया था। जब औपनिवेशिक सरकार जो है आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर जो है पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वाले जो है कोयले के लिए लकड़ी कहां से लाते थे? वन तो जाने में पाबंदी हो गया। और लोहा अयस्क भी वो कहां से ला सकते थे? जंगल में ही मिलता था लोहा अयस्क, पहाड़ों को वो खोद के जो है कि निकालते थे। वन कानून को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छुपे जंगलों में जाते भी थे तो लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे, परंतु ऐसा काम जो है लंबे समय तक नहीं चल सकता था और इससे बड़ा कारखाना नहीं चला सकते थे लोग, यानी ऊंचे स्तर पर। इस कारण बहुत सारे कारीगरों ने क्या किया, इस पेशा को छोड़ दिया और अपने आजीविका को चलाने के लिए दूसरे संसाधनों की तलाश करने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन वहां भी उसको बहुत ज्यादा शुल्क चुकाने पड़ते थे, कर चुकाना पड़ता था, जिससे उसकी आय में क्या हुई, काफी कमी हुई। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा। भारतीय लोहार जो थे वो घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए भी जो है, जो लोहा पहले वो खुद बनाते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो खरीद के ला रहे हैं। ब्रिटेन से बना हुआ लोहा का इस्तेमाल करने लगे थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ खड़ी हुई। देखिए, हरास हो गया, कितना चरम में था, अब हरास हो गया। उसी समय जो है 1904 ईस्वी की बात है, अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा का बड़ा बेटा जो था वो दोराबजी टाटा, ये छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए इच्छुक थे और उसे जो है एक अच्छे उन्नत किस्म का लौह अयस्क भंडार का तलाश था। कई महीने तक और काफी पैसा खर्च कर चुके थे ये लोग। जमशेद जी जो है टाटा जो है वो भारत में एक बहुत बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग कारखाना लगाना चाहते थे, पर उनकी पहली शर्त क्या थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडार का पता लग जाए, वहीं पे वो कारखाना खोलना चाहते थे। एक दिन की बात है कि कई घंटे घूमने के बाद जंगल की खाक छानते हुए वेल्ड और दोराबजी जो है छोटे से एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री और पुरुष जो है टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहां से ला रहे हैं, तो उन्होंने उंगली उठाकर जो है दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठाया, उससे इशारा किया। वेल्ड और दोराबजी जो है कि घंटों जो है कि चलते उस पहाड़ी तक पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन वेल्ड ने किया और बताया कि जिस चीज की उसको तलाश थी वह चीज उसको मिल चुकी है। रज्झारा पहाड़ियां दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी।
अब जो है, लेकिन यहाँ अभी परेशानी खत्म नहीं हुआ है, अभी परेशानी और भी है, क्योंकि यह इलाका जो था वो बिल्कुल सूखा था। यहाँ कारखाना चलाने के लिए आसपास में कहीं पानी का साधन नहीं था। इस कारखाना को लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश अभी जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क की एक और स्रोत का जो है तलाश करने में उसकी मदद की, जहां से बाद में भिलाई संयंत्र, स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई, लौह अयस्क की। कुछ साल के बाद स्वर्णरेखा नदी के किनारे बहुत सारा जंगल को जो है साफ किया जा रहा था। वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए, एक शहर बनाने के लिए, औद्योगिक शहर बनाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। 1912 ईस्वी तक स्टील का उत्पादन भी शुरू हो गया। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात करता था। भारत में जब रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था, रेलवे लाइन लग रहा था 19वीं सदी के मध्य में, उस समय जो है ब्रिटेन से बनी पटरियां ही यहाँ डिमांड में थी, मांग थी वहां, यहाँ पे उसी से बनाया जा रहा था। काफी समय तक भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर थे, अंग्रेज विशेषज्ञ जो थे, वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण किया जा सकता है। जब टिस्को की स्थापना हुई तब हालात बदलने लगे थे। 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन से बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट हुई और रेल पटरियों के लिए भारतीय रेलवे अब किस पर निर्भर हो गया? टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध जो है लंबे समय तक चला तो टिस्को को युद्ध के लिए अब गोले का जो है खोल भी बनाने के लिए ऑर्डर मिला और रेलगाड़ियों की पटरियों के लिए भी जो है ऑर्डर मिलने लगा। इसका काम सौंप दिया गया टिस्को को। 1919 ईस्वी तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात औपनिवेशिक सरकार, ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा जो है कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहा एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब ब्रिटिश सरकार माल आयात किए जाने लगा। ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश माल जो है आयात किए जाने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग भी जो है बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगे माननी पड़ी। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार भी बढ़ाना पड़ा और विस्तार का काम युद्ध स्तर पर भी चलता रहा, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं। अब जो है भारत में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई, एचईसी की स्थापना हुई। एचईसी की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। आजादी के बाद जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो रूस गए हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि भारी मशीनों और कंपनियों को देखा। उनके मन में ये एक विचार आया कि भारत में भी एक ऐसी कंपनी का स्थापना किया जाए ताकि भारत जो है औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बन सके। यह भारत का सबसे बड़ा समन्वित अभियंत्रण कारखाना है। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट्स HMBP, फाउंड्री फोर्स प्लांट FFP
और हेवी मशीन्स टूल्स प्लांट HMTP, ये जो है कि इनकी महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। किनकी? HEC की। देश में उद्योगों के लिए विशाल एवं पूंजीगत उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इन संयंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। HEC इस्पात, खनन, रेलवे, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और सामरिक क्षेत्रों के लिए भारत में पूंजीगत उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में से एक है। इसकी स्थापना जो है रूस और चेकोस्लोवाकिया के संयुक्त मदद से की गई थी। इसलिए जो है, क्योंकि ये संयंत्र बनाने, ये जो है HEC इस्पात के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में और परमाणु और सामरिक क्षेत्रों के अनुसंधान में ये पूंजीगत और उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में रहा है। इसलिए इस इंडस्ट्री को जो है मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री भी कहा जाता है।